तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उस दिन हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में इनर फोल्डिंग है, आउटर मेम्ब्रेन है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये सारी बातें बताई थी हमने आपको। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहली बात तो ये है कि जो मोस्ट ऑफ द एटीपी है तो मोस्ट ऑफ द जो एटीपी है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस होती है, आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट ऑफ द एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो एटीपी प्रोड्यूस होती है ये रेस्पिरेशन के दौरान होती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो एटीपी जो है, एटीपी का काम क्या है? एटीपी है क्या? एटीपी है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब जो एटीपी है ये आपका एक तरीके से एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक, ये आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसको ये संपूर्ण करती है, परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सेल की उसको ये परफॉर्म करती है। ठीक, फिर दूसरा फंक्शन ये है कि जितने भी एंजाइम्स हैं आपके क्रेब्स साइकिल के, एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल के जो भी एंजाइम्स हैं, ठीक, फैटी एसिड सिंथेसिस के जो भी एंजाइम्स हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस के जो भी एंजाइम्स हैं, और अमीनो एसिड सिंथेसिस के जो भी एंजाइम हैं, ये सभी एंजाइम्स आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, आर फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तीसरा फंक्शन ये कहता है कि जो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में, ब्लड में पिगमेंट होता है, उसमें जो हीम प्रोटीन है, हीम प्रोटीन, तो हीम प्रोटीन जो है आपका 3 जगह रिक्वायर्ड होता है। एक आपका हीमोग्लोबिन में, ठीक, इसके अलावा हीमोग्लोबिन के अलावा मायोग्लोबिन में और साइटोक्रोम में, साइटोक्रोम इस सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी निर्माण आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इस सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो इसका भी निर्माण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये हमारे स्पेशल 3 फंक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की तरफ पढ़ेंगे, लिख लीजिए।
हाँ बताइए। कहाँ पर? हीमोग्लोबिन के बाद है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के बाद है साइटोक्रोम। ठीक है, हाँ ये सब आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे अभी। साइटोक्रोम, ऑक्सीडेज, ये सब आएगा अभी, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा एक चीज मुझे आप ये बताइए कि F0 F1 यूनिट का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था क्या लास्ट क्लास में, ऑक्सीजोम का? आस्था विद्या मंदिर, F0 F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चरल डायग्राम बताया था मैंने आपको। अच्छा क्या था लास्ट टॉपिक आप बता सकते हैं, जो टॉपिक था आपकी क्लास में, फ्राइडे वाली क्लास में? हाँ ठीक 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 है। अभी इसके बाद F0 F1 का एक बार आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि अंदर जो क्रिस्टे और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है। इतना हो गया आपका, सब लोग का कंप्लीट हो गया? ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम का हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कैसा होता है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजोम जो है इसको हम रैकर्स पार्टिकल भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज रैकर्स पार्टिकल। इसके अलावा इसको हम F0 F1 यूनिट भी कहते हैं, F0 F1 यूनिट भी कहते हैं। इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम रैकर्स पार्टिकल, F0 F1 यूनिट, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका कई सारे इसके नाम हैं। ठीक है, तो अभी इसका जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये इसका C फेस है और ये इसका M फेस है, दो फेजेस होते हैं। ठीक, ये जो साइड है आपकी, ये साइड यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको हम स्टॉल्क कहते हैं, दिस इज नोन एज स्टॉल्क। ठीक, और ये जो आपका हिस्सा है इसको हम F0 कहते हैं एंड दिस इज नोन एज F1। ठीक, ये हेड कहलाता है। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रीजन आपका मैट्रिक्स कहलाता है, दिस इज आउटर सरफेस, ये आपका आउटर सरफेस कहलाता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार से एक डायग्राम और बनेगा इसका।
इस स्ट्रक्चर को, ये पोरिन कहलाता है, ठीक है। ये आपकी पूरी इनर मेम्ब्रेन है विद ऑक्सीजोम्स, इसको हम इनर मेम्ब्रेन विद ऑक्सीजोम्स कहते हैं। इन फोल्डिंग्स जो कहलाती है वही हमारी इनर मेम्ब्रेन है, उसमें ऑक्सीजोम्स होते हैं। अब एक ऑक्सीजोम जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर ये है आपके सामने, और कई सारे ऑक्सीजोम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक ऑक्सीजोम बना रहे हैं, इस तरीके से ये ऑक्सीजोम्स आपके बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ऑक्सीजोम्स यहाँ पे बन गए हमारे, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से क्या है, रेस्पिरेटरी चेन है, रेस्पिरेटरी चेन है, ठीक। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, ठीक। और ये है आपकी इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, इसको हम इंट्रा क्रिस्टल स्पेस के नाम से जानते हैं, ठीक। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक। ये आपका आउटर चैम्बर है, दिस इज योर आउटर चैम्बर, ठीक। और ये हैं आपके सब ऑक्सीजोम्स, दीज आर ऑक्सीजोम्स। तो इन्हीं ऑक्सीजोम्स का एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है। एक ऑक्सीजोम जो है जिसको हम F0 F1 यूनिट के नाम से जानते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से सजा के रखा गया है, और वही आपका ऑक्सीजोम आपका यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, एक अलग से स्ट्रक्चर है F0 F1 यूनिट का, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है पूरी वो इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो आपकी इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है, ठीक। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड, ठीक, 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, लॉन्ग प्रोकैरियोटिक डीएनए है यहाँ पे, ठीक, जिसको हम एम्प्टी डीएनए कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम कहते हैं एम्प्टी डीएनए, और इसका जीसी कंटेंट जो है वो काफी रिच होता है, यानी इसमें ग्वानिन और साइटोसिन नाम के जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो बहुत अच्छे से इसमें डेवलप होते हैं, जीसी रेशियो इसमें काफी अच्छा होता है। आरएनए की बात करें बच्चों, तो आरएनए यहाँ पे 5% से 7% के बीच होता है, ठीक। राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पे 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है, ठीक। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन यहाँ पे लगभग 60 से 70% होता है, 60% टू 70% यहाँ प्रोटीन होता है मैट्रिक्स के अंदर। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 25% से 35% के आसपास लिपिड्स होता है, और
लगभग 70 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स 70 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक, तो 70 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल सेल के जो 70% टोटल सेल का जो 70% एंजाइम है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाया जाता है। ऑफ टोटल सेल इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पूरे सेल का 70% आपका एंजाइम पाया जाता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है, जिसका इनर मेम्ब्रेन का पूरा डायग्राम ये हमने बना रखा है। ये पूरा मेम्ब्रेन पूरा डायग्राम है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजोम्स के सेट बने हुए हैं, जिसका एक इंडिविजुअल ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर आपने ये देख लिया है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम एमटीडीएनए यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, जो कि एक 5 माइक्रोन का लॉन्ग प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है और जिसका जीसी कंटेंट यानी ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। आउटर इसके अलावा आप बात करें आरएनए की, तो आरएनए 5% से 7% होता है, वहीं पे 70S राइबोसोम होता है और प्रोटीन जो है आपका 60% टू 70% होता है। लिपिड्स की बात करें तो 25% से 35% होता है। लगभग 70 टाइप के एंजाइम्स होते हैं और पूरे सेल का 70% एंजाइम आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है। ठीक, तो कौन से वो एंजाइम्स हैं, अगर हम बात करें कि इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन से वो एंजाइम्स हैं जो पाए जाते हैं, जो प्रमुख एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स फाउंड इन द मैट्रिक्स, उसको भी हम लिखवा देते हैं, एंजाइम्स फाउंड इन द मैट्रिक्स। तो 3 एंजाइम आपके बहुत फेमस एंजाइम है। एक है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। दूसरा है आपका एटीपीएस, एटीपीएस एंजाइम। और तीसरा है आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये 3 एंजाइम बच्चों आपके बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा माइटोकॉन्ड्रिया का, फिर फंक्शंस पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया के, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था F0 F1 के जो यूनिट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक, उनके बारे में पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लीज राइट इट डाउन।
तो आगे बढ़ते हैं एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम की तरफ, जहाँ पे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अगर हम बात करें तो ये 3 चीजों से बनता है। पहला है सिस्टर्ने, तो फर्स्ट इज सिस्टर्ने, इसको हम सिस्टर्ने के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा है आपका ट्यूब्यूल्स, तो सेकंड है आपका ट्यूब्यूल्स, और थर्ड है आपका वेसिकल्स। तो थर्ड है आपका वेसिकल्स। इन 3 चीजों से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। ठीक है, तो सिस्टर्ने की अगर बात की जाए तो ये फ्लैट इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैट इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक, अगर हम डायमीटर की बात करें, एक सिस्टर्ने के डायमीटर की बात करें तो 40 से 50 नैनोमीटर होता है इसका डायमीटर। डायमीटर ऑफ ईच सिस्टर्ने 40 नैनोमीटर टू
50 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर टू 50 नैनोमीटर के आसपास होता है। सिस्टर्ने और वेसिकल्स को कनेक्ट करने का काम करता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स कनेक्ट्स द सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स। सिस्टर्ने और वेसिकल्स को कनेक्ट करने का अगर कोई काम करता है तो उसका नाम है ट्यूब्यूल्स। ठीक, तो 50 से 100 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। डायमीटर ऑफ ट्यूब्यूल्स आर 50 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। 50 से 100 नैनोमीटर के बीच इसका डायमीटर है। फिर इसके बाद ओवल और राउंडेड शेप जो है स्ट्रक्चर्स आपके वेसिकल कहलाते हैं। ओवल और राउंडेड शेप स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज वेसिकल्स। इसको हम वेसिकल्स कहते हैं। लगभग 50 नैनोमीटर से 25 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच इसका साइज होता है। डायमीटर का डायामीटर साइज है। डायामीटर साइज इसका है 25 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर। इन तीनों से मिलके हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। तीनों इसके स्ट्रक्चरल पार्ट हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि क्या क्या चीजें आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कवर होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, पहली बात तो यह है कि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था पोल्टर एंड थॉमसन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोल्टर एंड थॉमसन। पोल्टर और थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म है ये कॉइंड किया था पोल्टर ने। कॉइंड द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पोल्टर ने इस टर्म को कॉइंड किया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है कि एक प्रकार का ये 3 डायमेंशनल और इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है। इट इज 3 डायमेंशनल and interconnected structure। 3 डायमेंशनल और इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है। ठीक, ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा में भी पाया जाता है। इट इज फाउंड इन प्लाज्मोडेस्माटा। आपका प्लाज्मोडेस्माटा में भी पाया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल्स। इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल्स। ठीक, डेस्मोट्यूब्यूल्स के रूप में। तो 2 प्रकार के आपके ईआर होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें तो उसके पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कुछ इस प्रकार का एक सिंपल सा डायग्राम है।
तो जहां पे आप ये डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आरईआर, ठीक। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं राइबोसोम, और जहां पे राइबोसोम्स नहीं होंगे उसको बोलेंगे हम एसईआर, ठीक, इसको हम एसईआर बोलेंगे। और ये आपका न्यूक्लियस है जहां से ये ओरिजिनेट है, जो जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट आप नोट कर लीजिए, फिर आरईआर और एसईआर के बारे में बताते हैं।
तो हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में 3 पार्ट्स बताए कि ये सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से बनता है। सिस्टर्ने फ्लैट इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है जिनका डायमीटर 40 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर के बीच होता है। वहीं पे हमने आपको बताया कि ट्यूब्यूल्स जो है वो सिस्टर्ने और वेसिकल्स को कनेक्ट करता है। वहीं पे मैंने आपको बताया कि ट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर है वो 50 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के आसपास है। वहीं पे वेसिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि दीज आर ओवल और राउंडेड शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिनको हम वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। 25 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच इनकी डायमीटर साइज होती है। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा पोल्टर और थॉमसन नाम के साइंटिस्टों के द्वारा डिस्कवर किया था, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो शब्द है, टर्म है, इसको पोल्टर ने दिया था। और ये 3 डायमेंशनल इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मोडेस्माटा यानी जो कि साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होते हैं 2 सेल के बीच, उनमें भी पाया जाता है डेस्मोट्यूब्यूल्स के रूप में। 2 प्रकार के आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक है आपका आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आरईआर और एसईआर, तो जहां पे राइबोसोम्स होंगे वो बोला जाएगा आरईआर, और जहां पे आपका राइबोसोम्स नहीं होगा, एब्सेंट होगा, उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम लोग डिफरेंसेस पढ़ेंगे आरईआर और एसईआर में। differences between SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER, ठीक, या इसको RER एंड SER कर लीजिए, RER एंड SER, ठीक। एक तरफ लिखेंगे हम लोग RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम SER, ठीक। RER की अगर हम बात करें तो यहां पे राइबोसोम्स होते हैं, इट बियर्स राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स मेम्ब्रेन्स, ठीक। यहां पे अगर देखेंगे SER की बात करें तो राइबोसोम्स आर absent on its membranes, ठीक। राइबोसोम्स जो है वो बहुत ही absent होते हैं, ठीक। अगर हम RER की बात करें तो यहां पे आपको मिलेगा सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स मिलेगा, ठीक। और अगर SER की बात करें तो SER में आपको मिलेगा वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, ठीक। RER की अगर हम बात करें, ये प्रोटीन के निर्माण में और एंजाइम्स के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। इट टेक्स पार्ट इन द प्रोटीन synthesis and enzymes synthesis, प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम्स सिंथेसिस, ठीक। इसके एग्जाम्पल है पैनक्रियास, लीवर, गॉबलेट सेल्स, पैनक्रियास, लीवर और गॉबलेट सेल्स। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इट परफॉर्म्स सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ये लिपिड्स का निर्माण करता है, ठीक। लिपिड्स के निर्माण में इसकी अहम भूमिका है SER की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको, ठीक।
इसी के साथ साथ लिपिड्स के अलावा यहाँ पे आपको ग्लाइकोजन का भी सिंथेसिस करता हुआ दिखेगा और साथ ही साथ स्टीरॉइड्स का भी निर्माण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ग्लाइकोजन और लिपोजेनेसिस यानी लिपिड से निर्माण से संबंधित सारी आपको प्रोसेसेस दिखेंगी। वहीं पे अगर आरईआर की बात करें तो इसका मुख्य काम है प्रोटीन का निर्माण करना और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो प्रोटीन से ही एंजाइम बनते हैं, तो एंजाइम का भी निर्माण करना हो जाता है। ठीक, तो इंटेस्टाइनल सेल्स में आपको मिलेगा, एडिपोज सेल्स में मिलेगा, एडिपोज सेल्स में आपको मिलेगा लीवर सेल्स, ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी आपको मिलेगा। ठीक, अब बात आती है फोर्थ फंक्शन की कि ये आपके न्यूक्लियर एनवलप से डेवलप करते हैं। इट में डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर एनवलप, तो ये आपका न्यूक्लियर एनवलप से डेवलप कर जाता है और ये आपका आरईआर से डेवलप करता है। यानी आरईआर डेवलप करता है न्यूक्लियर एनवलप से और एसईआर डेवलप करता है आपका आरईआर से। इट में डेवलप फ्रॉम एसईआर, इट में डेवलप फ्रॉम एसईआर, सॉरी, इट में डेवलप फ्रॉम आरईआर नॉट एसईआर, एसईआर तो ये खुद है, इट में डेवलप फ्रॉम आरईआर। ठीक, तो ये तो बात हो गई, डिफरेंसेस की बात हो गई कि आरईआर और एसईआर के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब बात आती है बिल्कुल लास्ट टॉपिक इसका कि फंक्शंस क्या है ईआर के। तो बेसिक 2-3 फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि ये साइटोस्केलेटन की तरीके एक्ट करता है। इट एक्ट एज साइटोस्केलेटन की तरीके एक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, आरईआर की बात करें तो आरईआर प्रोटीन निर्माण के लिए जगह देता है। आरईआर प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वेयर एज एसईआर की अगर हम बात करें, ठीक, तो एसईआर आपका लिपिड सिंथेसाइज करता है। एसईआर सिंथेसाइज लिपिड्स, एसईआर लिपिड सिंथेसाइज करता है। पहला है आपका फॉस्फोलिपिड्स, दूसरा है आपका कोलेस्ट्रॉल। ठीक, इसके अलावा स्टेरॉइड्स का भी निर्माण करता है। ठीक, और स्टेरॉइडल हार्मोन्स का भी ये सिंथेसाइज करता है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स का भी ये निर्माण करता है। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं आपके। ठीक, और एक लास्ट फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन है कि ये गोल्जी अपैरेटस को मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आज की क्लास आपकी ओवर होती है। कल से हम लोग जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।